dear students, now we discuss gloating technique in human. यानी जो ग्लोटिंग जो तकनीक है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ग्लोटिंग जो तकनीक है क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। कौन सी तकनीक पढ़ेंगे? ग्लोटिंग तकनीक, ठीक है। ग्लोटिंग तकनीक इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इस तकनीक को समझने से पहले जो ग्लोटिंग जो टेक्निक है इसे समझने से पहले हम इसकी एक डायग्राम देखें उसके माध्यम से समझेंगे। अब इसको डायग्राम देखते हैं। ये डीएनए नमूना इसको बोलते हैं, डीएनए सैंपल, ठीक है। और डीएनए को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस लेते हैं। कौन सा? और जोड़ने के लिए कौन सा लेते हैं? लाइगेज। कल तो बताया था रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जब ये काटते हैं तो डीएनए के खंड क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हो गए डीएनए खंड। अब डीएनए के खंडों को मैंने लास्ट में बताया था कट तो गए, लेकिन एक इनके सिरे क्या होते हैं? चिपचिपे होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे से पुनः जुड़ जाते हैं। मैंने एग्जांपल बताया था कल कि भाई जो भिंडी को काटते हैं तो कट तो जाती है, लेकिन उसके सिरे क्या होते हैं? चिपचिपे जुड़ जाते हैं। ऐसे डीएनए होता है, कट तो जाते हैं एंजाइम से, लेकिन सिरे क्या होते हैं? चिपचिपे होते हैं। तो कौन सी टेक्निक से अलग करते हैं इसको? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी टेक्निक से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से इसको अलग करते हैं, जिसके कारण डीएनए के खंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हो गए अलग। अब इन डीएनए के खंडों को नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर ट्रांसफर किया जाता है। ये है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। डीएनए के खंडों को नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर ट्रांसफर करते हैं ना, तो इन डीएनए के खंडों पर पेपर वेट कर देते हैं। इनको दबाने के लिए क्या कर देते हैं? पेपर वेट दबा रहे हैं, ताकि डीएनए के खंड नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर चिपक सके या जुड़ सके। अब क्या किया जाएगा? डीएनए खंडों का प्रोब के साथ संग्रहण या फोटो रेडियोग्राफी तकनीक से पहचान, ठीक है। देखो अब इसको समझते हैं। देखो इस तकनीक का मुख्य जो उद्देश्य क्या है? वांछित जीन युक्त डीएनए खंडों को अलग करना। क्या उद्देश्य इसका? जैसे किसी का सैंपल लिया, डीएनए लिया, अब उस डीएनए में भी वांछित जीन युक्त डीएनए यानी अच्छा डीएनए अलग करना है, तो कौन सी टेक्निक लेंगे हम? ग्लोटिंग टेक्निक। देखो पहले क्या लेंगे? डीएनए सैंपल लेंगे, उसको रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा अनेक खंडों में विभक्त करते हैं। इसके बाद खंडों को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से गुजारा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से गुजारने के बाद डीएनए के खंडों को किस पर स्थानांतरित किया जाता है? नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। अब डीएनए के खंडों को नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर जोड़ने के लिए या चिपकाने के लिए क्या करते हैं? पेपर वेट करते थे, ताकि डीएनए के खंड आसानी से किसी के साथ जुड़ सके नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। अब क्या करता है? मैंने क्या कल बताया था, इसका बताया था प्रोब डीएनए के वे खंड होते हैं जो डीएनए को वांछित जीन युक्त डीएनए को पहचानते हैं। बताया था ना कल। प्रोब क्या होते हैं? वे डीएनए खंड होते हैं जो वांछित जीन युक्त डीएनए को पहचानते हैं। अब क्या करते हैं? जो डीएनए के खंड नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर उनको प्रोब
के साथ जोड़ा जाता है। ये प्रोब क्या करता है, वांछित जीन युक्त डीएनए खंडों को पहचान लेता है और बाद में इन वांछित जीन युक्त डीएनए खंडों को ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक से पहचान कर अलग कर लिया जाता है। यानी इस तकनीक का उपयोग इसके लिए किया गया, वांछित जीन युक्त डीएनए खंड प्राप्त करने के लिए। समझ गए? वांछित जीन का मतलब अच्छे जीन युक्त डीएनए खंड प्राप्त करने के लिए। अब इस तकनीक के 3 नाम बन जाते हैं। कितने नाम बन जाएंगे? 3। कैसे? अगर हमें डीएनए का अध्ययन करना है या डीएनए का विश्लेषण करना है या वांछित जीन युक्त डीएनए खंड प्राप्त करना है, तो जब इस तकनीक का उपयोग वांछित जीन युक्त डीएनए खंड प्राप्त करने के लिए या डीएनए विश्लेषण के लिए या डीएनए अध्ययन के लिए किया जाता है, तो इस तकनीक का नाम बदल जाता है सर्दन ब्लॉटिंग तकनीक। क्या नाम बदल जाएगा? यानी यहाँ पे अगर डीएनए लिया और दोहराया तो इस तकनीक का नाम बदल जाता है सर्दन ब्लॉटिंग। क्या बदल जाएगा? ईएम सर्दन ने बताई थी और किसने बताई थी? अगर हम डीएनए की जगह यहाँ पर ले लें आरएनए, क्या ले लेंगे? आरएनए, और इसके खंडों को अलग करें तो इस तकनीक का नाम बदल जाएगा नॉर्थन ब्लॉटिंग तकनीक। क्या बदल जाएगा? नॉर्थन ब्लॉटिंग तकनीक। ठीक है, एल्विन और इनके साथ में बताया, एल्विन व के साथ में। लेकिन जब आरएनए को हमें आरएनए के वांछित जीन डीएनए आरएनए के वांछित खंड प्राप्त करने होते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज और लगाती है कि नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर एमिनो बेंजीन ऑक्सीमिथाइल की मेम्ब्रेन लेते हैं। इसकी एमिनो बेंजीन ऑक्सीमिथाइल मेम्ब्रेन लेते हैं। समझ गए ना? अगर वांछित जीन युक्त आरएनए के टुकड़े प्राप्त करने के लिए जब इस तकनीक को अपनाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नाम क्या बन जाएगा इसका? नॉर्थन ब्लॉटिंग तकनीक। अब इसे समझ में आ रहा है ना? अरे जो आरएनए के टुकड़े प्राप्त करने हो तो यहाँ पे इस तकनीक को दोहराएं तो नाम क्या बदल जाएगा? अगर प्रोटीन में भी अच्छे प्रोटीन के टुकड़े प्राप्त करने हैं, प्रोटीन के लिए भी काम में लेते हैं। प्रोटीन में भी जैसे मान लीजिए वो सारी प्रोटीन है, ठीक है, उसका विश्लेषण करना, मतलब उसमें भी ये देखना है कि उस प्रोटीन में, मतलब एक प्रोटीन का सैंपल है, उस प्रोटीन में भी अच्छी प्रोटीन कितनी है उसको अलग करने के लिए जब इस तकनीक को अपनाएं, इस तकनीक के द्वारा हम अच्छी प्रोटीन भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी बहुत सारे नमूना है प्रोटीन, उसमें भी से भी अच्छी प्रोटीन जो प्राप्त करते हैं ना, और इस तकनीक को अपनाएंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? प्रोटीन ले लेंगे, ठीक है, और अच्छी प्रोटीन अलग करनी हो तो उस तकनीक का नाम बदल जाएगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक। क्या बदल जाएगा उसका नाम? वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक उसका नाम बदल जाएगा। और ये बात बताई थी टॉबिन और इसके सहयोगियों के द्वारा बताई गई। किसके द्वारा? टॉबिन व इसके सहयोगियों के द्वारा ये बता गई। ठीक है, ये तो कितने नाम हो गए? 3। पहला कौन सा हो गया? सर्दन में क्या लेते हैं, और नॉर्थन ब्लॉटिंग में क्या लेंगे, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, समझ गए? ठीक है, ये टेक्निक है। अब हम बात करते हैं कल मैंने एक बात बताई थी, क्लोनिंग शब्द आया था, क्लोनिंग। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वाहक और परपोषी कोशिका की जरूरत होती है। इसकी होती है वाहक और परपोषी। जैसे मैंने कल बताया था, जैसे तेरे डीएनए की कॉपी बनानी होती है। अब तेरे डीएनए को हम परपोषी कोशिका में डालेंगे। परपोषी कोशिका कौन सी होगी? जो बाहरी डीएनए की कॉपी बनाते हैं। और बाहरी डीएनए किसके बोलते हैं? जिस डीएनए की हमें कॉपी बनानी है। जैसे तेरे डीएनए की कॉपी बनानी है तो तेरे डीएनए को क्या बोलेंगे हम? बाहरी डीएनए। और इसको बाहर डीएनए के साथ जोड़कर किसमें ट्रांसफर कर देंगे? परपोषी कोशिका में। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था? बाहर डीएनए क्या होता है? बाहर डीएनए वे डीएनए होते हैं जो बाहरी डीएनए को किसमें डाल देते हैं? परपोषी कोशिका। मैंने एक शब्द भी बताया था कल, जब बाहरी डीएनए और बाहर डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं तो कौन सा डीएनए बन जाता है? पुनर्योगक डीएनए। जब दोनों को जोड़ देते हैं क्या बन जाता है? अब इसमें एक वाहक पढ़ते हैं हम, प्लाज्मिड वाहक। कौन सा वाहक पढ़ते हैं? ये भी इसका क्या काम होता है? बाहरी डीएनए किसमें ट्रांसफर करता है? परपोषी कोशिका में।
प्लाज्मिड वाहक, प्लाज्मिड व्याख्या। अब इसको समझते हैं। प्लाज्मिड जो वाहक की खोज लेडरबर्ग के द्वारा की गई इन 1952, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या होता है प्लाज्मिड का मतलब समझते हैं। प्लाज्मिड का मतलब, वाहक का मतलब कम समझ ले कि बाहरी डीएनए को परपोषी कोशिका में ले जाने वाला। अब समझो प्लाज्मिड का मतलब क्या है। ये जीवाणु कोशिका, क्या है ये बैक्टीरियल सेल, ठीक है। क्या है ये बैक्टीरियल सेल। देखो जीवाणु कोशिका में मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त पाई जाने वाली द्विसूत्रीय डीएनए संरचना क्या कहलाती है प्लाज्मिड। यानी जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र तो होता ही है और उसके अलावा डीएनए से निर्मित एक द्विसूत्रीय वृत्ताकार द्विसूत्रीय संरचना और पाई जाती है, उसको क्या बोल देते हैं प्लाज्मिड, जिसका उपयोग वाहक के रूप में, किसके रूप में होता है, वाहक के रूप में होता है, ठीक है। द्विसूत्रीय शब्द, अब इसे द्विसूत्रीय शब्द का मतलब समझ गया। अरे डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनता है, उसको क्या बोलते हैं द्विसूत्री। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का एक नाम और बताया था मैंने कल, क्या बताया था मैं, रज्जु। क्या बताया था, देखो इनको द्विसूत्री डीएनए भी बोल सकते हैं, द्विरज्जु डीएनए भी बोल सकते हैं और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बोल सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणु कोशिका में मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त पाई जाने वाली वृत्ताकार डीएनए संरचना कहलाएगी प्लाज्मिड, जिसका उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगर इसकी संरचना देखें ना तो वो कैसी होती है, ये किसकी संरचना होती है, प्लाज्मिड वाहक की। कैसा है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनता है, ठीक है। अब इसके देख चारों तरफ ये जुड़ रहे हैं, एंजाइम जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ रहे हैं ये एंजाइम, कौन से, प्रतिबंधन एंजाइम। कौन से होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। और प्रतिबंधन एंजाइम को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, दो श्रेणी होती है, दो प्रकार के होते हैं, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज और रेस्टिकेशन एक्सोन्यूक्लियेज। देखो रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटता है, और रेस्टिकेशन एक्सोन्यूक्लियेज किनारों से काटता है, समझ ले। रेस्टिकेशन को हिंदी बोलते हैं प्रतिबंधन, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबंधन, ठीक है। ये क्या प्रतिबंधन एंजाइम जुड़ रहे हैं इसके चारों, ठीक है। और इनके
प्रतिबंधन जो एंजाइम है जीवाणु कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? इस्चेरिया इकोलाई का जीवाणु का नाम सुना ना, इकोलाई का, इस्चेरिया कोलाई, ई और सी कोलाई। आर1 का मतलब होता है इसको तोड़कर प्राप्त, रेस्टिकेट तोड़कर प्राप्त किया गया। केवल इको आर1 से पहली बार दो प्रकार का होता है, इको आर1 और सेकंड। यानी इस्चेरिया कोलाई से अगर पहली बार पहला जो एंजाइम प्राप्त किया गया प्रतिबंधन, उसके लिख दिया फर्स्ट, एक दूसरा और प्राप्त किया उसके आगे लिख देता है सेकंड। समझ गए? ये प्रतिबंधन एंजाइम का नाम है और प्रतिबंधन एंजाइम का नाम जीवाणु कोशिका के आधार पर बनता है। किसके आधार पर बनता है? जैसे कौन सी जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया गया? ई कोलाई से। ये बेसिलस एमाइलोलिपिड बेसियन जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया गया। ट्रू-स्टू-आर्टाई जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया गया और ट्रू वल्गेरी जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये उस जीवाणु कोशिका से कितने एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं? 2। ये सेकंड वाला, समझे? और इस्चेरिया तो क्या है? वंश। पहले हम किसको लिखते हैं? वंश, और उसके बाद समझ गए? अब देखो इसके साथ ये तो क्या प्रतिबंधन एंजाइम जुड़ते हैं। इस प्लाज्मिड वाहक के साथ एम्पिसिलिन प्रतिरोधी और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन भी जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? ये एंटीबायोटिक्स के नाम सुना ना? अगर हमें एम्पिसिलिन इसमें एंटीबायोटिक डालेंगे तो नष्ट नहीं होगा, ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालेंगे तो नष्ट नहीं होगा। यानी इसके साथ एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन जुड़े होते हैं, जिनके साथ हम बाहरी डीएनए को क्या जोड़ते हैं? के साथ है बाहरी डीएनए। किसको बोलते हैं? जिस डीएनए की कॉपियां बनानी होती हैं। समझ रहे हैं ना विषय? अरे तेरे डीएनए की कॉपी बनानी है तो इसको क्या बोलते हैं? हमने बाहरी डीएनए। तो बाहरी डीएनए को या तो यहाँ जोड़ेंगे या फिर इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, एक होता है प्रतिकृतियां उद्गम स्थल, क्या नाम है? रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स। ठीक है, ये क्या करता है? जब हम मान लीजिए यहाँ जोड़ दिए बाहरी डीएनए और परपोषी कोशिका में डाल दिए, तो ये परपोषी कोशिका में प्रतिकृति की क्रिया को प्रेरित करेगा। क्या करेगा? ये प्रतिकृति क्रिया को प्रेरित करेगा। ठीक है, यानी प्रतिकृति का मतलब क्या होगा? हमारे बाहरी डीएनए की कॉपी बनाने को प्रेरित करेगा, जिसके कारण परपोषी कोशिका में बाहरी डीएनए की कॉपियां बनना प्रारंभ होगा। क्या है? प्लाज्मिड वाहक। क्या है ये? इसके साथ कौन से एंजाइम जुड़ रहे हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। कौन से जुड़ रहे हैं? ये प्रतिबंधन एंजाइम। और प्रतिबंधन एंजाइम जिस जीवाणु कोशिका से प्राप्त किए जाते हैं उसके आधार पर उनका नाम दे दिया जाता है। जैसे ये इकोलाई जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया, इसको इको आर1 दे दिया नाम। इस्चेरिया वंश, कोलाई जाति, आर1 को रेस्टिकेट तोड़कर प्राप्त किया गया। एक लगा दिया ना, ये रोमन संख्या इसलिए लगाया जिससे 2 एंजाइम प्राप्त की जाती है, पहले वाला। ठीक है, तो ये क्या है? प्लाज्मिड वाहक। समझिए, प्लाज्मिड वाहक क्या होता है? जीवाणु कोशिका में मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त पाई जाने वाली वृत्ताकार द्विसूत्री संरचना प्लाज्मिड कहलाती है। उसका उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। लैडरबर्ग ने खोजा था संरचना ये। इसके साथ ही क्या जुड़े हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। 2 जीन जुड़े होते हैं, जिनके साथ हम क्या जोड़ देते हैं? बाहरी डीएनए। प्रतिकृतियां उद्गम स्थल क्या करते हैं? बाहरी डीएनए की मतलब परपोषी कोशिका में क्या बनाते हैं? कॉपियां बनाते हैं। ठीक है, ये तो क्या था?